बूढ़े बाबा की चिट्ठी पढ़कर सिद्धार्थ और बाकी सब लोगों को बहुत चिंता होने लगी। सिद्धार्थ ये भली भांति जानता था कि बूढ़े बाबा कभी किसी से हार मानकर भागने वालों में से नहीं थे। सिद्धार्थ को शक गया कि ये चिट्ठी बाबा ने नहीं लिखी है। सिद्धार्थ ने सरपंच काका से कहा, काका, आप ये चिट्ठी देखकर क्या बता सकते हैं, ये बाबा के अक्षर हैं या नहीं? चिट्ठी पढ़कर सरपंच काका ने सिद्धार्थ से कहा, अक्षर पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये उन्हीं के अक्षर हैं। उनके साथ जो भूतकाल में हुआ था और जो आज हुआ, उससे वो बहुत ही व्यथित दिख रहे थे। हो सकता है कि वे हताश होकर हड़बड़ी में ये चिट्ठी लिखकर चले गए। फिक्र मत करो, वो लौट आएंगे, और जाएंगे भी कहां? इस पर गौरी ने कहा, हो सकता है कि बाबा उस जंगल में गुफा में गए हों। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन बूढ़े बाबा का यूं हताश होकर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब मिस्टर बजाज ने कहा, हमें गांव जाकर मोतीबाई से पूछना चाहिए, ठीक है? जाने से पहले वो उनसे मिलने आए थे। सिद्धार्थ ने कहा, जाकर उनसे पूछते हैं। सारे लोग तेजी से गांव में गए। गांव में जाते ही उन्होंने मोतीबाई से बूढ़े बाबा के बारे में पूछा। मोतीबाई ने भी बूढ़े बाबा को नहीं देखा था और वो चिट्ठी पढ़कर वो भी चिंतित हो गई। तब मोतीबाई ने कहा, जितना मैं बाबा को जानती हूं, ऐसे तो जाने वालों में से नहीं थे। मन्ने कुछ गड़बड़ लागे से। सिद्धार्थ, मन्ने तो लागे से कि ये सब मुंगेरी का किया धरा से। तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि ये सब उनके तथाकथित बेटे मुंगेरी का किया धरा है। हमें इसी वक्त हवेली में जाकर देखना होगा। गौरी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इसी वक्त चलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। मोतीबाई ने कहा, वो आत्मा शक्तिशाली से, मैं भी थारे साथ ही चलूंगी। सिद्धार्थ ने उन्हें हाँ कहा। उसी वक्त सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रविज तलवार नील भवन से मंगवाई और वो, गौरी और मोतीबाई तीनों हवेली जाने निकल पड़े। तीनों तुरंत ही हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही सिद्धार्थ ने मुंगेरी को पुकारा, मुंगेरी, मुंगेरी, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, सामने आओ। मदन, तुम भी यहां जहां कहीं भी हो, अभी इसी वक्त यहां आ जाओ। सिद्धार्थ के बुलाने पर कोई नहीं आया। सिद्धार्थ ने फिर से एक दो बार उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ ने उन दोनों को अपने आगे चलने को कहा। आप दोनों सतर्क रहना, हमें उस दरवाजे तक जाना होगा। तीनों एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में गए और आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंचे जो एक दिन पहले मदन ने बताया था। वहां जाकर सिद्धार्थ ने फिर से उन्हें पुकारा, मदन, मुंगेरी, जहां कहीं भी हो, इसी वक्त यहां पर आ जाओ। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तब सिद्धार्थ को अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। सिद्धार्थ ने उन दोनों को चौकन्ना किया। सिद्धार्थ ने कहा, कौन है वहां, मदन या मुंगेरी? किसी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज आती रही। उन कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती गई। उस कमरे में कदमों की आवाज दाखिल हुई और अचानक धड़ाम करके दरवाजा बंद हो गया। वे तीनों एकदम से चौंक गए। सिद्धार्थ ने कहा, यूं खेल क्यों खेल रहे हो, सीधे सीधे सामने क्यों नहीं आते? तो वहां पे जल रही एक मशाल भी बुझ गई और वहां पर घना अंधेरा छा गया। सिद्धार्थ ने तुरंत ही गौरी का हाथ पकड़ लिया और गौरी ने मोतीबाई का हाथ धर लिया। सिद्धार्थ ने गुस्से में आकर कहा, यह मदद मांगने का कौन सा तरीका है? हमसे मदद मांग रहे हो या धमकी दे रहे हो? और यूं डरा धमका कर मदद मांगना तुम्हें शोभा देता है? अभी भी वहां पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तब उस अंधेरे में फिर से कदमों की आवाज आने लगी जो अब उनकी तरफ बढ़े जा रही थी। अंधेरे में किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब मोतीबाई ने अपनी चुटकी बजाई और उनकी मायावी शक्ति से उनके अंगूठे में एक लौ जलने लगी। उस लौ की रोशनी में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो कदमों की आवाज उनके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमने लगी। तब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, यह बेकार का खेल हो गया है। तुम मुझे बताओ, बूढ़े बाबा कहां हैं? अब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मोतीबाई से अब रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ घुमाया और अपनी मायावी शक्ति से वहां मौजूद उस आत्मा को कैद करना चाहा। लेकिन उनकी शक्ति उस कमरे में यहां वहां पर घूमती रही, लेकिन उस आत्मा को कैद न कर पाई और फिर से मोतीबाई के पास वापस लौट आई। मोतीबाई को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उनकी शक्ति कभी विफल नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से अपनी मायावी शक्ति से उस आत्मा को कैद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनकी शक्ति विफल होकर फिर से उनके पास लौट आई।
मोतीबाई ने चौंकते हुए कहा, जे क्या हुए से? मारी शक्ति विफल होकर क्यों लौट आवे से? आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ। तब अचानक उन तीनों के इर्द गिर्द आग की रेखा जल उठी। तीनों आग की रेखा के बीच में कैद हो गए। तब सिद्धार्थ को यकीन हो चला था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसने गौरी और मोतीबाई से कहा, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ और खेल खेला जा रहा है। हम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं। कुछ तो मायावी शक्ति यहाँ पर है जिसके कारण आपकी शक्ति भी विफल हो रही है। तब गौरी ने कहा, बूढ़े बाबा के गायब होने में भी इसी मायावी शक्ति का हाथ है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शक्ति चाहे जो कोई भी है वो हमसे आखिर चाहती क्या है। तब अचानक उस कमरे में किसी अदृश्य शक्ति ने कहा, तुम सबके चेहरे पर डर मुझे अच्छा लगता है। तुम लोग जब भी डरते हो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं तुम सबके चेहरे पर यह खौफ मुझे अलग ही शक्ति प्रदान करता है। तब सिद्धार्थ ने कहा, इतनी देर से मैं पूछ रहा था, तब तुम्हारे में तूर की दाल भर गई थी क्या? तब उस अदृश्य शक्ति ने कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम तीनों ये स्वीकार कर लो कि तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। जो तुमने कर दिया और मेरा कार्य सफल हो गया। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में पूछा, कौन हो तुम, मदन या मुंगेरी? इस बात पर अदृश्य शक्ति ठहाके लगाकर हंसने लगी। तुम सब लाचार होते तो तुम्हारी लड़खड़ाती हुई आवाज भी मुझे अति प्रिय लगती है। जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं तुम्हारा काल हूं। तुम्हारे लिए मेरा इतना ही परिचय काफी है। इस बात पर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम जैसा कायर मैंने आज तक नहीं देखा, जो हमें धोखे से यहाँ पर कैद करके खुद अदृश्य रहकर अपने आप को हमारा काल कहता है। अरे हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। तब अचानक एक जोर का डंका बजा और उस कमरे का दरवाजा खुल गया। उस कमरे में से कदमों की आवाज अचानक से बाहर जाती सुनाई दी। कुछ ही पल में उनके इर्द गिर्द लगी आग की रेखा अपने आप बुझ गई और वहां पर एक दूसरी आवाज आई, आप तीनों यहां से जल्दी निकल जाइए। यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आया। सिद्धार्थ ने कहा, यह चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई बताओ कि यहां पर क्या खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, और बूढ़े बाबा कहां हैं? तब उस दूसरी अदृश्य आवाज ने कहा, यह सब समझाने का समय नहीं है। इस वक्त आप सभी यहां से निकलिए, और हां, बूढ़े बाबा की मुझे कोई जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ कुछ और बोलने ही वाला था, लेकिन मोतीबाई ने उसे टोकते हुए कहा, इस वक्त यहां से निकलने की हम सबरी भलाई से, बाकी रे बातें बाहर निकल कर भी हो सके से। गौरी भी मोतीबाई से सहमत थी। आखिरकार सिद्धार्थ भी मान गया और तीनों जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर जाते ही तीनों वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठ गए। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, यह हवेली के अंदर क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था वो मुंगेरी था या मदन? और जिसने हमें बचाने की कोशिश की वो कौन था? मैंने मदन और मुंगेरी दोनों की आवाज सुनी है। दोनों की आवाज हूबहू एक जैसी ही सुनाई देती है। मोतीबाई ने कहा, मारी भी कुछ समझ में ना आवे से। हवेली के भीतर मारी शक्ति काम क्यों ना आई? बाईसा के साथ इतने साल रही, इतने भूत प्रेत के साथ मारा पाला पड़ा से, लेकिन आज तक मारी जे विद्या कभी असफल ना हुई से। अरे पिशाच राज के सामने भी मारी शक्ति ने अपना कमाल दिखाया था, तो यहां जे काम क्यों ना आई? गौरी ने कहा, जो चीज जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। जरूर इस कमरे में और भी कोई राज है जो हमें नहीं पता, और इसका पता लगाना ही होगा। और शायद इसका पता लगाने से बूढ़े बाबा का भी पता मिल जाए। सिद्धार्थ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो गौरी, यहाँ जरूर कुछ दाल में काला है। यहाँ सीधी सादी मदन किशोरी की प्रेम कहानी से बढ़कर भी और भी कोई मैली शक्ति जरूर है, और इसका पता मैं जरूर लगाकर रहूंगा। सिद्धार्थ, गौरी और मोतीबाई तीनों गांव लौट आए। मोतीबाई अपने घर गई और सिद्धार्थ और गौरी नील भवन की ओर चल दी। नील भवन पहुंचते ही सिद्धार्थ और गौरी अपने अपने कमरे में गए। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा, बूढ़े बाबा जहां कहीं भी हो बस सलामत हो। यह कहकर सिद्धार्थ अपने पलंग पर लेट गया। आज उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। उस रात को नींद में सिद्धार्थ को एक सपना आया। उस सपने में उसे एक अजीब सी जगह दिखाई दी, जहां चारों तरफ
पानी ही पानी था और पानी के चारों तरफ लंबी सफेद रंग की ऊंची दीवार थी और इस पानी के बीचों बीच एक छोटा सा मचान जैसा बना हुआ था और उसके ऊपर बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, मैं यहां पर सही सलामत हूं सिद्धार्थ। ये जो कोई भी शक्ति है वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मैं कहां हूं वो मुझे भी नहीं पता। मैं इस सपने के जरिए तुमसे बात कर सकता हूं। मुझसे बात करनी हो तो मुझे अपने सपने में पाओगे। यहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। शायद अगले दरवाजे को खुलने के बाद तुम्हें कोई सुराग मिले जिससे यहां का पता लग सकेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस हवेली में जाकर अगले दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। इतने में सिद्धार्थ का सपना टूट गया और उसकी नींद खुल गई। सिद्धार्थ झटके से अपने पलंग पर बैठ गया। उसे कुछ वक्त ये समझने में लगा कि सपना असली था या नकली, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ गया कि ये सपना सच था और बूढ़े बाबा उसे सपने के जरिए से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उस रात सिद्धार्थ फिर सो न पाया। उसे ये बात जल्द से जल्द गौरी और मोतीबाई से करनी थी, लेकिन उसने सुबह तक का इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह होते ही सिद्धार्थ तुरंत ही गौरी के कमरे में गया और जोरों से दरवाजा खटखटाने लगा। गौरी ने दरवाजा खोला और सिद्धार्थ कुछ बोल सके उससे पहले गौरी ने कहा, तुम नहीं मानोगे सिद्धार्थ कि कल रात मुझे क्या सपना आया। मुझे सपने में बूढ़े बाबा आए थे और वो किसी अजीब सी जगह पर फंसे हुए थे। गौरी आगे कुछ बोले उससे पहले सिद्धार्थ ने उसे टोकते हुए कहा, सफेद रंग की ऊंची दीवारों के बीच एक तालाब था जिसके बीचों बीच एक मचान बना हुआ था। उसके ऊपर बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। गौरी ने उत्सुकता से कहा, हाँ वही तो सपना आया था। तब सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, मुझे भी यही सपना आया था। इसका मतलब है कि बूढ़े बाबा सच में सपनों के जरिए हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। गौरी ने कहा, फिर तो हमें जल्द से जल्द जाकर हवेली का दरवाजा खोलना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, तैयार हो जाओ गौरी, आज चाहे कोई भी हमें रोक ले हम वो दरवाजा खोलकर ही रहेंगे। सिद्धार्थ और गौरी जल्दी तैयार होकर अपने सारे हथियार लेकर नील भवन से बाहर निकले। उन्होंने गांव में जाकर मोतीबाई से मिलकर सारी बात बताई। तब उन्हें पता चला कि मोतीबाई को भी वही सपना आया था जो इन दोनों को आया था। अब तीनों हवेली की ओर जाने निकले। हवेली के अंदर जाने से पहले मोतीबाई ने अपनी शक्ति से तीनों के आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया और दोनों के हाथ में एक ताबीज बांध दी। उसके बाद तीनों ने उस हवेली में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद तीनों एक कमरे से दूसरे कमरे में होते हुए आखिर में दरवाजे तक पहुंचे। उस छोटी सी खिड़की को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, यही है हमारा दरवाजा जो हमें खोलना है। इतना कहते ही उन्हें पीछे से फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों सावधान हो गए। सिद्धार्थ ने जैसे ही मुड़ के देखा उसे पीछे वही दो जूते अंदर आते हुए दिखाई दिए जो उस रात दिखाई दिए थे। उस अदृश्य व्यक्ति ने अंदर आते ही कहा, भला हुआ आप सबका कि आप यहां पर मुझे मेरी किशोरी से मिलवाने आ गए। अब जल्दी कीजिए, वो आ जाए उससे पहले खोल दीजिए ये दरवाजा। सिद्धार्थ ने पूछा, कौन आ जाए उससे पहले? किसकी बात कर रहे हो तुम मदन? तब उसने कहा, वही जिसने कल आप पर हमला किया था। ये वही शक्ति है जिसने मुझे, किशोरी और मुंगेरी को मार डाला था। वो यहां पर पहरा देती रहती है। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। उसने गौरी और मोतीबाई से कहा, हमें जल्द से जल्द ही ये दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहकर सिद्धार्थ ने उस खिड़की के दरवाजे को जोरों से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। सिद्धार्थ ने दूसरी बार कोशिश करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक उस खिड़की के उस पार से किसी के चीखने की आवाज आई और तीनों चौंक गए। किसकी थी वो चीखने की आवाज? क्या वो आवाज मदन की प्रेमिका किशोरी की थी या किसी और की? कहां फंसे थे बूढ़े बाबा? क्या इस दरवाजे के खुलने पर बूढ़े बाबा का पता लग जाएगा? क्या राज छुपा था इस दरवाजे के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।